रह गई है। प्रश्न यह है कि अब नगर पालिका क्या करे। विधेयक की योजना के अनुसार नगर पालिका को पूरे समाज के खिलाफ अपना काम आगे चलाना है और कर वसूल करना है। अब मैं अपने माननीय मित्र के सामने जो मुद्दा रखना चाहता हूँ वह यह है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह स्वयं कर की उगाही करें। भला नगर पालिका कर की उगाही कैसे कर सकती है जबकि उसके खिलाफ संगठित विरोध खड़ा हो गया है। हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए कि यह विरोध मुसलमानों की ओर से हो रहा है। जहां पर्दा पिटता है उनके मकानों में घुसकर यह मालूम करने की हिम्मत कौन करेगा कि उनके पास कौन से सामान गहने हैं और कौन से हीरे जवाहरात हैं। ऐसे मामले में नगर पालिका क्या करे। उसके पास तो पुलिस की फौज भी नहीं है, उसके पास कोई पूंजी और साधन नहीं है जिससे कि लोगों पर दबाव डाल सके। आखिर उन्हें तो कर लगाना है, फिर वही पहल करे और साहसी व्यक्ति की तरह अपनी एजेंसी को उस काम में लगाए तथा उनसे कर उगाही करे जो देना नहीं चाहते। नगर पालिका को कठिनाई में क्यों डाला जाए, यही मेरा कहना है। शेष बातों पर मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं उनकी चिंता नहीं करता, परंतु वास्तव में मुद्दा यह है कि क्या बम्बई सरकार को यह छूट दी जाए कि वह बम्बई नगर पालिका को उन बातों के लिए कठिन स्थिति में डाले जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। आप अपने दायित्व से क्यों मुंह मोड़ें। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यह विधेयक सबसे अधिक कायरतापूर्ण है और मुझे यह कहने में कोई संकोच भी नहीं है। अगर आप कह सकते हैं कि यह कर लोकप्रिय है तो फिर आप इसकी उगाही की जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं। आप नगर पालिका पर बोझ क्यों लाद रहे हैं, आप उनके साधनों क्यों काम में ला रहे हैं। इस दृष्टि से मैं निश्चित रूप से यह समझता हूँ कि यह कायरतापूर्ण विधेयक है जिसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अध्याय 3 शिक्षा के लिए अनुदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है। फिर भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री के विचारार्थ कुछ मुद्दे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि अपने बच्चों की शिक्षा के मामले में हमारी प्रगति बहुत धीमी है। भारत सरकार ने हाल ही में शिक्षा की प्रगति के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है उसे पढ़कर बहुत दुख होता है। उसमें कहा गया है कि अगर शिक्षा की प्रगति इसी वेग से चलती रही जो आज चल रही है तो स्कूल जाने वाली उम्र के लड़कों को 40 साल और लड़कियों को 300 साल शिक्षित बनाने में लगेंगे। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत निराशाजनक स्थिति है जिस पर इस सदन को विचार करना है। माननीय मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए हमें बताया था कि 1921-22 से लेकर आज तक शिक्षा पर खर्च लगभग 39 लाख रुपए बढ़ गया है। महोदय, शिक्षा के खर्च और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखने पर मुझे लगता है कि स्कूली बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी शिक्षा पर खर्च में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप नहीं है। अगर हम 1916-17 से 1922-23 के आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि शिक्षा पर खर्च लगभग 100 गुना बढ़ गया है, जबकि उसी अवधि के दौरान स्कूली बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी केवल 29% हुई है। महोदय, मैं जानता हूं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में वित्तीय संकट है और हम इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि शिक्षा में तेजी से प्रगति करने की मांग करें।
लेकिन हम एक मांग तो कर ही सकते हैं। हमारे पास इस प्रेसिडेंसी में 2 विभाग हैं जो मेरे अनुसार एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे पास शिक्षा विभाग है जिसका काम लोगों को नैतिकता सिखाना और उनको समाज में रहने लायक बनाना है। दूसरी ओर हमारे पास उत्पाद शुल्क विभाग है जो मेरे विचार से एकदम विपरीत दिशा में काम कर रहा है। महोदय, मेरे विचार से मेरी मांग बड़ी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हम शिक्षा पर कम से कम उतनी राशि तो खर्च करें ही जितनी हम लोगों से उत्पाद शुल्क के रूप में लेते हैं। हम इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 14 आना खर्च करते हैं, परंतु उत्पाद शुल्क से हमारी प्राप्ति 2-2.9 रुपया 2.17 रुपये होती है। मेरे विचार से यह न्यायोचित होगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च इस प्रकार तय किया जाए कि हम लोगों की शिक्षा पर उतना खर्च करें जितना हम उनसे लेते हैं। एक दूसरा मुद्दा जो इसी प्रकार का है और जिसके प्रति मैं अपने माननीय मित्र शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि हम इस समय प्राथमिक शिक्षा पर जो खर्च कर रहे हैं उसके अधिकांश भाग का वास्तव में अपव्यय हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय में दाखिल होने वाला हर बच्चा स्कूल तभी छोड़े जब वह साक्षर हो जाए और अपने से जीवन में वह साक्षर बना रहे। लेकिन हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिल होने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 18 बच्चे ही कक्षा 4 तक पहुंचते हैं और शेष बच्चे यानी 100 में से 82 बच्चे पुनः निरक्षरता की दुनिया में चले जाते हैं। इस परिस्थिति का इलाज क्या है? महोदय, शिक्षा की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार ने जो टिप्पणी दी है उसे मेरे विचार से सफाई दिए बिना सदन को पढ़कर सुना देना चाहिए। यह रिपोर्ट इस प्रकार है। शिक्षा के प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं और अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों की यह राय है कि भारत में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है बल्कि यह व्यवस्था है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के प्रयत्नों की कुल बर्बादी और उसके साथ साथ शिक्षा पर खर्च होने वाले धन का अपव्यय कुल प्रयासों का लगभग 50% है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करें। कम से कम यह देखने के लिए ही करें कि वह जो खर्च करे अंततः उसका कुछ परिणाम तो निकले। महोदय, यह तर्क उस तर्क से बहुत अलग नहीं है जो सरकारी पक्षों के सदस्यों ने बैंक उधार के मामले में दिया था। हमें बताया गया था कि बैंक पर अधिक धन खर्च करने का आग्रह इसलिए किया गया था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस पर जो खर्च हुआ है वह बेकार जाएगा। मैं समझता हूं कि अब वही तर्क इस मामले में भी दिया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि अगर पर्याप्त धन खर्च करके हर बच्चा जो स्कूल में प्रवेश करता है उसे कक्षा 4 तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो हमने उस पर जो खर्च पहले ही किया है वह बेकार चला जाएगा। महोदय, तीसरा मुद्दा जिसकी ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि उन आंकड़ों की जो हमें जानकारी देते हैं कि इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा का वित्तीय प्रबंध कैसा होता है। छानबीन करने से मुझे यह पता लगा है कि आर्ट्स कॉलेजों पर जो खर्च किया जाता है उसका 36% भाग फीस से मिलता है। हाई स्कूलों पर जो खर्च होता है उसका 31% भाग फीस से आता है। मिडिल स्कूलों पर जो खर्च होता है उसका 21% भाग फीस से आता है। महोदय, मेरा निवेदन है कि यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है। शिक्षा तो
एक ऐसी चीज है जो कि सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है जो इस आधार पर चलाया जाए कि जितना वह खर्च करता है उतना विद्यार्थियों से वसूल किया जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं। अब समाज के निचले तबके के लोगों के बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं। इसलिए इस विभाग की नीति यह होनी चाहिए कि निचले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को जितना संभव हो सस्ता बनाया जाए। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा प्रशासन के इसी चुभते हुए तत्व की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, चौथा मुद्दा जिसकी ओर मैं अपने मान मित्र शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि इस प्रेसिडेंसी में विभिन्न वर्गों में शिक्षा के तुलनात्मक विकास में बहुत असमानता पाई जाती है। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर अपनी बात कहूँ, मैं आपके सामने एक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ और वह यह है कि इस प्रेसिडेंसी की जनगणना रिपोर्ट ने विभिन्न जातियों में शिक्षा के विकास की तुलना के लिए कुल जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग विकसित हिंदुओं का है, दूसरे वर्ग में मध्यवर्ती हिंदू आते हैं और इस वर्ग में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गैर ब्राह्मण जैसे मराठा तथा अन्य संबंधित जातियां कहा जाता है। तीसरा वर्ग पिछड़ी जातियों का है जिनमें दलित वर्ग, पहाड़ी आदिम जातियां और अपराधी आदिम जातियां शामिल हैं। चौथे वर्ग में मुसलमान आते हैं। इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए यह पता चलता है कि शिक्षा के मामले में इन विभिन्न जातियों की तुलनात्मक प्रगति में बहुत भारी असमानता है। अब हम इन वर्गों के लोगों की तुलना उनके जनसंख्या के क्रम के अनुसार, उनके शिक्षा के विकास के क्रम के अनुसार करें तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मैं पाता हूं कि मध्यवर्ती वर्ग यानी गैर ब्राह्मण जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, वह कॉलेज शिक्षा में तीसरे, सेकेंडरी शिक्षा में तीसरे और प्राथमिक शिक्षा में तीसरे स्थान पर है। पिछड़ी जातियां जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, वे कॉलेज शिक्षा में चौथे, सेकेंडरी शिक्षा में चौथे और प्रशासनिक शिक्षा में चौथे स्थान पर है। मुसलमान जो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर हैं, वे कॉलेज शिक्षा में दूसरे, सेकेंडरी शिक्षा में दूसरे और माध्यमिक शिक्षा में दूसरे स्थान पर हैं। विकसित हिंदू जो जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर हैं, वे कॉलेज शिक्षा में पहले, सेकेंडरी शिक्षा में पहले और प्राथमिक शिक्षा में पहले स्थान पर हैं। महोदय, मैंने विभिन्न जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक प्रगति के बारे में असमानता का खाका पेश कर दिया है। इन आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि हमारी प्रेसिडेंसी में विभिन्न जातियों के बीच असमानता कितनी है। इसलिए मैं यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री के गंभीर विचार के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ। पहले प्राथमिक शिक्षा को लेते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 2 में विद्यार्थी अपनी जनसंख्या के प्रति 1000 में विकसित हिंदू 119, मुसलमान 92, मध्यवर्ती वर्ग 38, पिछड़ी जाति